कि क्यों डरना, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो भाई तजुर्बा होगा। तो उसी पे निकले। अब जो जयपुर के एसी हॉल में रहा है हमेशा, उसे थोड़ा ही पता है कि रायडा की फसल कब बोई जाती है कब। और असली बिजनेस वो है। असली बिजनेस ये नहीं है कि आपने, ये राजनीति के बिना संभव थोड़ी है। मैं अकेला कितना कर लूंगा अगर मैं कुछ नहीं कर राजनीति में होऊंगा तो। और लगभग हमने ये प्रयास किया कि उस लाला सर शास्त्री के मंच को एक, जैसे अपने समरातल फाउंडेशन है, तो समाज के बच्चों जो यहाँ जयपुर रहते हैं, वो किसान जो रात को 1 बजे अपनी ट्यूबवेल स्टार्ट करता है, और वो आईएएस अफसर जो दिल्ली में बैठता है, अच्छे से लड़ो, बेहतरी से लड़ो, अपने हथियारों को मजबूत रखो और बढ़िया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्नोई समाचार। मैं हूं आपके साथ सुरेश टाका। आज हमारे एक ऐसे युवा शख्सियत है जिनको कौन नहीं जानता राजस्थान के अंदर। अब हाल ही में इन्होंने सचिन पायलट के साथ भी यात्रा की और पूर्व के अंदर कोविड के समय इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और वर्तमान में इन्होंने लाइब्रेरी का भी ओपनिंग करवाया। आगाज फाउंडेशन से आते हैं, बहुत अच्छा संगठन है इनका। तो इनसे ही जानते हैं कि इनका पृष्ठभूमि क्या है और इनका परिचय। वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जो दर्शक है हमारे विष्णु समाचार के, उन तक रियलिटी पहुंचे कि ये कहाँ के हैं, क्या इनका बैकग्राउंड है और वर्तमान में क्या करते हैं। जी अभिषेक जी, विष्णु समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। पहले तो आपका आभार कि आपने इस लायक समझा कि मैं आपके दर्शकों के साथ रूबरू हो पाऊँ। और बाकी ऐसी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है, और आम परिवार से आते हैं, और जीवन में जो जो आत्म कर्तव्य मिले हैं उसको करते जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विशेष काम है। और निजी जीवन, सामाजिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इन सब में जितने भी युवा साथी है, जितना हो सकता है उतना सहयोग करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसी में मैं लगा हूँ। और मैं बचपन से ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहा हूँ। मथुरा गांव से आता हूँ मैं। मेरे पिताजी टीचर है, तो उनसे यही सीख मिली है कि भाई जीवन का एक भी आयाम नहीं छोड़ना है। वैसे मथुरा राजस्थान के अंदर दो जगह है, संचूर में भी शायद मथुरा है और जोधपुर में भी मथुरा। नहीं, आप मैं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं जोधपुर नहीं, अभी हमारा जिला फड़ोदी है। पहले जोधपुर जिला आता था, और मथुरा गांव है। और अभी मैं फ़िलहाल जयपुर रहता हूँ। और वहाँ से स्कूल के बाद मैंने इंजीनियरिंग मेरी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली से की थी। बीटेक हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में अपना किस्मत आजमाया, कुछ स्टार्टअप्स किए युवा साथियों को रोज़गार देने के लिए। वो ठीक चल रहे हैं। उसमें काफ़ी आशीर्वाद रहा भगवान का, प्रकृति गुरु महाराज का, युवा साथियों का। उसके बाद एक जो हर किसी का दायित्व बनता है कि जब भी तुम्हारे पास समय मिले, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको आप मुख्य धारा में लेके आओ, उनका हाथ पकड़ के चलो। तो उसी की प्रेरणा से इस देश में अपने कितने महापुरुष हुए हैं, अम्बेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी, उनकी प्रेरणा से। और फिर मैं समाज सेवा बोलो, आपकी जो जन्मभूमि की सेवा बोलो, कोई अंतर नहीं उसमें। तो वहाँ जब लॉकडाउन का पीरियड था, मुझे याद है शायद 2021 में। अगर मैं बात करूं तो आपकी जब सोशल मीडिया पे या एक्टिविटी देखें या धरती पे एक्टिव देखें, अगर लोग आपको जानते हैं तो वो कोविड के समय से जानते हैं। फर्स्ट आपका कार्य कोविड के टाइम रहा। हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि आपको पता है कि उस वो समय ऐसा काल था कि जो मैं चाहूँगा कभी कभी दोबारा ना आए। उस समय जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, दवाइयों की कमी पड़ी थी। तो मुझे एज ए जिम्मेदार भाई सिटीजन ये महसूस हुआ कि कुछ मदद करनी चाहिए जिनके पास मदद नहीं है। तो वो कोई विशेष काम नहीं था। हमने गांव ढाणी में ऑक्सीजन मशीनें पहुंचाई। फिर वहाँ एक आगाज एनजीओ करके हमने स्थापना की, टीम आगाज फाउंडेशन। कि टीम आगाज फाउंडेशन क्या है कि जो हम जैसे यूथ लोग हैं जो बिखरे हुए हैं, उनको एक स्टेज देना, ताकि आप कुछ समाज को, अपनी जन्मभूमि को कुछ वापस डिलीवर कर पाओ। तो इंग्लिश में बोलते हैं कि गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो उसी के तहत वो एनजीओ की स्थापना हुई। तो फिर उसमें मुझे लगता है कि हमने उन 2-3 मंथ में ठीक ठाक की सेवा लोगों की। और हम बहुत लोगों को बचा पाए, बहुत लोगों को जीवन दान भी दे पाए। और उसके बाद जब ये टीम आगाज़ का सफ़र आगे बढ़ा, तो हमेशा से एक मन में था कि
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए कुछ करना है, जब भी कभी समर्थ हो अपन जीवन में। जब वैसा समय आया तो एक जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है गांव में कि पढ़ाई करने का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, गांव की बहन है, बेटियां है, उनके लिए एक अच्छा माहौल हो गांव में, जहाँ वो बैठ के पढ़ सके, अध्ययन कर सके, मंथन कर सके। तो मुझे लगता था कि लाइब्रेरी से अच्छा भी कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। तो फिर वो भी हमने स्टार्ट किया पड़ोसी क्षेत्र में, और कम से कम अभी 8-10 जगह हम ये प्रयोग कर चुके हैं, और वहाँ अभी हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, और भाई बंधु भी बहुत है जो पहले जोधपुर रहते थे, जयपुर रहते थे, दिल्ली रहते थे, और अगर वही सुविधा या वहाँ हो गई है तो मुझे लगता है कि ये एक किसान परिवार के बहुत लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है आर्थिक रूप से। अब मुख्य रूप से बात करें तो ये लाइब्रेरी कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी? टीम आगाज फाउंडेशन द्वारा प्रथम लाइब्रेरी तो स्थापित हुई थी भोजासर गांव में। भोजासर गांव फलोदी में आता है। भोजासर गांव में हमने जब यह प्रयोग किया तो एक स्कूल का खंडर था, और तो स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ के बड़े अच्छे लोग मिले हमें, भोजासर गांव के सरपंच वगैरह, और भी बड़ी अच्छी टीम थी, उनकी मदद से वो स्कूल रिनोवेट हुई। फिर वहाँ हमने लाइब्रेरी स्थापित की। तो उससे क्या है कि दो उदाहरण सामने आए। एक तो क्या है कि जो चीज़ें गांव में अभी उपयोग में नहीं है, स्कूल के भवन हो गए, पुराने भवन हो गए, उनको आप उपयोग कर सकते हो किसी अच्छी चीज़ में, ये भी एक सामने उदाहरण आया। और दूसरा एक शिक्षा का भाई मंदिर भी स्थापित हो गया, जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। और रिसेंटली एक दैनिक भास्कर ने आर्टिकल भी निकाला था, मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग देखना चाहिए तो, कि कम से कम 50 बच्चों का वहाँ से सिलेक्शन हुआ है उन लोअर फलोदी लाइब्रेरी से, जितनी भी अभी रिसेंटली भर्ती आई है उनमें। क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि हमने उनको पढ़ाया, कोचिंग दी, लेकिन वहाँ बैठ के जो अध्ययन करते थे, जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाया, उसमें वो 50 लोग थे, उसमें 8-10 लड़कियाँ भी है, बाकी लड़के हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रयोग था, सफल हुआ और अभी चल रहा है। आगे भी कभी कहीं ऐसी भाई हमें दिखेगा कि किसी गांव में ज़रूरत है तो वहाँ पहुँचेंगे, काम करेंगे। आप ये आपका हो गया पूरा जीवन का परिचय। अब आप कोविड के अंदर भी काम किया, उसके बाद लाइब्रेरी ओपन करवाई, फिर आपका चेहरा एकदम से राजनीतिक में भी कहीं दिखा सचिन पायलट के साथ, जो अजमेर से जयपुर की यात्रा थी, उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत सारी जगह नजर आए। क्या पश्चिमी राजस्थान से लेकर के जो पूर्व के नेता है उन तक सीधा संपर्क? देखिए, ऐसा है कि सचिन जी बहुत बड़े नेता है, ठीक है, और वो हमेशा युवाओं की शिक्षा की बात करते रहते हैं, और मैं खुद निजी रूप से इन मुद्दों को पसंद करता था, और मैं ऑलरेडी इन मुद्दों पे ग्रामीण क्षेत्र में, आप जैसे बताया, अभी काम कर रहे थे हमारी टीम के साथ। तो जब सचिन जी ने ये बात कही कि भाई जो एग्ज़ाम लीक्स हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं, जो किसान परिवारों के बच्चे यहाँ रूम लेके रहते हैं जयपुर में, उनके जो सपने बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए आवाज़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? तो उन्होंने कहा कि मैं उठाऊंगा आवाज़, और मैं इस प्रदेश का ध्यान केंद्रित करने के लिए, राज्य सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए अजमेर से जयपुर जन संघर्ष यात्रा निकाली उन्होंने। तो वही उनके विचार सुन के मैं वह प्रभावित। तो राजनीति विचारों की तो लड़ाई है, ऐसा थोड़ी है कि भाई मेरे को सचिन जी का नाम पसंद था इसलिए जुड़ गया मैं। सचिन जी के विचार पसंद थे, उनका विजन पसंद था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो इसलिए उनके साथ जुड़े, क्योंकि उनके पास एक विजन है प्रदेश को लेके, और उनकी पूरे प्रदेश में स्वीकार्यता है युवाओं में। आज आप बताओ कि युवाओं में वो सबसे लोकप्रिय नेता है राजस्थान के। तो क्यों है? कुछ तो होगा, तभी है, क्योंकि वो युवाओं के साथ अपने विजन को सिंक कर पाते हैं, उन्हें कन्विंस कर पाते हैं अपने विजन से, तभी तो युवा जुड़े हुए हैं, ऐसे अपन से तो नहीं जुड़ते। अब आगे की बात करें तो ये तो 2 पॉइंट हो गए, समाज सेवा और राजनीतिक 2 पॉइंट हो गए। समाज सेवा और राजनीति में बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी, जैसे आप तो मेरे मित्र हो, लोग पूछते हैं कि समाज सेवा और राजनीति का क्या संबंध है। मेरे जितने भी साथी हैं जो जिनको आजकल एक गलत इंफॉर्मेशन आ गई मार्केट में कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस भारत देश में सबसे बड़ी चीज़ राजनीति है। कोई अच्छे एक लेखक थे, कल परसों मैं सुन रहा था कि अगर जीवन में तुम्हें कभी भाई मौका मिले ना राजनीति करने का, तो रिस्क ले लेना, ठीक है। क्योंकि आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, आप कितने ही बड़े ऑफिसर बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, भले आप हवाई जहाज चला लो, ठीक है, सब अच्छे काम है, पर एट द एंड जो आपको नियंत्रित करेगी ना, वो इस देश की राजनीति होगी, वो इस देश की संसद होगी, विधानसभा होगी।
क्यों ना उस विधानसभा में, उस संसद में ऐसे लोग बैठे हो जो थोड़े शिक्षित हो, जमीन से जुड़े हो, योग्य लोग हो, जो अच्छी नीतियां बना सकते हैं लोगों के लिए। तो ये एक होनी चाहिए प्रेरणा, अगर किसी को राजनीति करनी है तो। और मैं मानता हूँ कि ये मेरी प्रेरणा है। मेरी प्रेरणा ये नहीं है कि मुझे ये बनना है, वो पद लेना है, ये पद लेना है। जीवन में भगवान ने बहुत दिया अपन को, बहुत सक्षम बनाया है। तो हमेशा राजनीति की प्रेरणा ये होनी चाहिए कि आप जो जैसे गांधी जी कहते थे कि अगर आपकी आवाज़ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और अंतिम व्यक्ति तक किसी नीति का हित पहुंच रहा है, तो वो असल में राजनीति है। और जैसे आपने सचिन जी का जिक्र किया, तो उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था, आपने कभी सुना होगा, जब आपके वहाँ आए थे, हेमाराम जी के वहाँ रैली की थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये मानता हूँ कि जब तक गांव ढाणी के नौजवान, शिक्षित नौजवान देश प्रदेश की उन गद्दियों पे नहीं बैठेंगे जहाँ से नीतियाँ बनती है, तब तक देश का और प्रदेश का विकास संभव नहीं है। क्योंकि वो जुड़ा भी नहीं बैठ पाता ना। अब जो जयपुर के एसी हॉल में रहा है हमेशा, उसे थोड़ा ही पता है कि रायडा की फसल कब बोई जाती है, कब, है ना, उसका इंश्योरेंस क्यों क्लेम कर रहा है किसान, क्या दुख है उसके। तो वो जुड़ा हो तो ऐसे आता है ना, फ्लो लेने से। तो इसी कारण राजनीति बहुत जरूरी चीज़ है। राजनीति से आप सब प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा जुड़े रहोगे, भले आप कितना ही नकार दो। तो मेरा यही निवेदन है, जितने भी युवा साथी है जिनका मन में हल्का सा भी इंटरेस्ट है, ठीक है, बिना कुछ इच्छा के निस्वार्थ भाव से आप कूद जाओ। जीवन में आपका प्रकृति हमेशा सहयोग करेगी अगर आपका भाव निस्वार्थ हुआ तो, और आपको उस भाव में आगे ले जाएगी, और आपको कभी ना कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आप लोगों की सेवा कर सको और अपना जो भी विजन है उसको इम्प्लीमेंट कर सको धरातल पे। राजनीति हो गई, समाज सेवा हो गई, अब बात आती है रोजगार की। अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेसमैन तो है, पर वो कभी बिजनेसमैन का जिक्र नहीं करते और बिजनेस की बातें समाज के व्यक्तियों तक नहीं पहुंचाते। पर कहीं ना कहीं हमें लगा है कि आपका अंडरग्राउंड बिजनेस तो बहुत सारे चलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस कभी बताते नहीं है, क्योंकि हाँ जिक्र नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में 2-3 लॉजिक रहते हैं। एक तो किसी लोगों के द्वारा वहां से प्रताड़ित होना, या कहीं ना कहीं उनको फ्लॉप कर देना, वो भी होता है। पर आपका क्या विजन है? आप बिजनेसमैन में भी हो, समाज सेवा भी करते हो, राजनीति भी करते हो, अब बिजनेसमैन में क्या है? देखो, ये देश है जो है इंडिया, यूथ का प्रदेश है, यूथ का देश है। 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या होगी अपनी। तो अपन को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, हर कोई किसान नहीं बन सकता क्योंकि सबके पास ज़मीन नहीं होती। तो हर क्षेत्र की अपनी सीमाएं हो गई है कि एक लिमिट तक आप, लिमिट होती है। तो आप पिछले 8-10 ईयर में देखोगे जो कि स्टार्टअप कल्चर देश में बढ़ा है, ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया स्कीम से बढ़ा है, बाय गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग किया युवाओं का। तो उस स्टार्टअप कल्चर से क्या है कि लोगों में कुछ नया करने की प्रेरणा आई है, रोजगार जनरेट करने की प्रेरणा आई है। जैसे आप ये अभी कर रहे हो, आपका विष्णु समाचार है, ये अपने आप में स्टार्टअप है। तो अगर आप आज जयपुर में रूम लेके बैठे होते और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते तो ये नहीं कर पाते ना, है। तो इससे आपका रोजगार चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में आया, तो ये स्टार्टअप है, ठीक है। ऐसे फिर आपने रिस्क भी लिया होगा, बिल्कुल रुपए उधार लिए होंगे लोगों से, ठीक है, कि भाई मेरे को ये लाना है, कैमरा लाना है, एक बच्चा हायर करना है, एडिटिंग वाला करना है, तो ये रिस्क है, ठीक है। तो आर्थिक जो है भाई प्रगति वो बिजनेस ही संभव है। और असली बिजनेस वो है, असली बिजनेस ये नहीं है कि आपने एक अकेले कितना प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। एक जिसको मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी ऑफ बिजनेस, जो एक व्यवसाय की आध्यात्मिकता होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आपके बिजनेस से और कितनों को रोजगार मिला, ठीक है। मैं इस कॉन्सेप्ट पर काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग बिजनेस में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि वो आप मेरे से मतभेद रखो, लेकिन बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। बिजनेस का उद्देश्य ये है कि आपने अपने आसपास के कितने लोगों को सक्षम बनाया, उनका जीवन कितना बेहतर हुआ। और लगभग अभी हम जैसे मेरे स्टार्टअप में हम लगभग 20 इंजीनियरिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ है, उनके बच्चों को रोज़गार दे रहे हैं हम ऑल इंडिया। वहाँ से हम इंजीनियर्स हायर करते हैं, वो बच्चे आगे पढ़ाते हैं विदेशों में। तो ऐसे करके एक सिस्टम डेवलप करना होता है जिसमें
डिमांड और सप्लाई आपस में जुड़ सके। ठीक है, तो अगर किसी के पास अच्छा बिजनेस है तो आप ये मानो कि आपको अवसर दिया है भगवान ने और लोगों की मदद करने का, तो आप अधिक से अधिक लोगों को उसमें रोजगार दीजिए, उसको एक्सपेंड कीजिए, उसका विस्तार कीजिए। और अगर अच्छा बिजनेस हो गया काफ़ी, आप अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, तो फिर उसमें से कुछ हिस्सा समाज सेवा में लगाइए। और अगर आपकी समाज सेवा अच्छी हो रही है तो फिर राजनीति में आइए, तीनों को साथ लेके चलिए। अब अभिषेक जी खुद किस ओर जाना चाहते हैं, राजनीतिक, बिजनेस या समाज सेवा? देखो ना, मैं इन सब आयाम को इक्वल मानता हूँ। आप इन सब में से एक तरफ इंक्लाइन नहीं हो सकते, झुकाव नहीं रख सकते। मेरी आजीविका के लिए बिजनेस ज़रूरी है। मेरे साथ मेरे भाई परिवार रहता है, छोटे भाई है, उनकी पढ़ाई है, जो खर्चे हैं घर के, उसके लिए बिजनेस ज़रूरी है। और एक जिम्मेदारी के तौर पे जो जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ जिस समाज ने मुझे बड़ा किया, जो मेरी जन्मभूमि है, उसके प्रति भी बनता है दायित्व कुछ ना कुछ हमेशा करते रहने का। अगर कुछ नया विचार आ रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, लोगों को बताओ, लोगों के बीच जाओ। अगर अच्छी बात है तो लोग अपने आप स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी समाज सेवा, तो ये दोनों जरूरी है एक आनंदमय जीवन के लिए। फिर राजनीति क्या है कि राजनीति आपको अवसर देती है कि आप समाज सेवा कितनी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर मेरा ये विजन है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में या फिर जिले में एक अच्छा स्पोर्ट्स का वो बनाऊं, सेंटर, हब बनाऊं, जहाँ युवाओं के लिए हर स्पोर्ट्स खेलने की हो, हर जैसे आर्मी भर्ती है उनकी सुविधा हो तैयारी करने की, तो ये राजनीति के बिना संभव थोड़ी है। मैं अकेला कितना कर लूंगा? अगर मैं कुछ नहीं कर राजनीति में होऊंगा तो भाई मेरे कुछ लिंक होंगे, तो मैं वहां से बजट एलोकेट करा सकता हूँ कि फिर मैं कि सर मेरे क्षेत्र में ज़रूरत है। अगर मेरा ये विजन है कि एक हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, वो वर्ल्ड क्लास की, तो उसके लिए राजनीति आवश्यकता है। राजनीति बिना नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि इन चीज़ों में जो अमाउंट लगता है वो एक बिजनेस से नहीं आ सकता, वो एक समाज सेवा से नहीं आ सकता, लोगों से नहीं आ सकता। तो उसके लिए आपको राजनीति की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि और अपने पास जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है पॉलिटी का, राजनीति का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि हर इकाई आपस में जुड़ी हुई है। ग्रामीण इकाई होगी, जिला इकाई होगी, राज्य इकाई होगी, फिर राष्ट्रीय इकाई होगी। तो और अपने भारत के संविधान का यही लक्ष्य है कि इस देश के विकास के लिए हर ग्राम पंचायत का विकास जरूरी है। तो ये जो आपस का जुड़ाव है ऊपर तक नीचे तक, उस जुड़ाव को ये राजनीति पैदा करती है। और ये जुड़ाव स्ट्रांग कब होगा? जब इनके बीच की राजनीति स्ट्रांग होगी। उस राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, स्ट्रांग लोग आएंगे, मजबूत लोग आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे, जिनके पास कुछ विजन है करने को। ठीक है, आज अपने पास अथाह पैसा है, राजनीति में कितना फंड है लोगों के पास, स्टेट के पास, पर वो सब यूज थोड़ी हो पाता है। लगता है आपको? पूरा यूज कहाँ होता है? पूरा यूज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि यूज करने वाले नहीं है, ऐसे आइडिया नहीं है, विचार नहीं है। और विचार है भी तो ऐसे है कि उसमें से जैसे कुछ लोग फिर वो रास्ता भटक जाते हैं, भ्रष्टाचार का रास्ता अपना लेते हैं। तो हजार समस्याएं हैं, और मैं ये मानता हूँ कि समस्याओं का हाहाकार नहीं करना चाहिए, उनका इलाज ढूंढना चाहिए। इलाज ढूंढने के लिए उतरो, जो होगा देखा जाएगा। है बोलते हैं ना कि वो विकास सर बोलते रहते हैं कि क्यों डरना, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो भाई तजुर्बा होगा। तो उसी पे निकले। अक्सर बात करें तो विष्णु समाज के अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मंच मुकाम रहता है, वहाँ से सिर्फ समाज को संदेश दिया जाता है या राजनीतिक बातें ज़्यादा होती है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। और दूसरा मंच अगर बात करें तो लाला सर सादरी से, जहाँ पर युवाओं को प्रेरित किया जाता है, और जो युवा अधिकारी बन के आते हैं या समाज के अंदर जो अच्छे व्यवसाय या किसी भी अपनी पृष्ठभूमि अच्छी बनाते हैं, उनको वहाँ मंच दिया जाता है। तो क्या तीसरा मंच भी तैयार होना चाहिए जिसमें व्यक्तियों को रोजगार के बारे में बताया जाए, या जो रोजगार बंदे कर रहे हैं? एक्चुअली में क्या है कि लाला सर सादरी में जो सरकारी जॉब में आते हैं उन्हीं को ही ज्यादातर महत्व मिलता है। क्या ऐसा नहीं लगता जो बिजनेसमैन में जो व्यक्ति है उनसे भी राय लेकर के जो बिजनेस हब है उनमें कैसे मतलब सुधार किया जाए, या किसी को कैसे सपोर्ट किया जाए, या कोई व्यक्ति है जो पढ़ाई बहुत कर ली पर वो जॉब नहीं लग रहा है, 1-2 नंबर से पीछे रह रहा है, तो उसको सहयोग किया जाए, उसको जो कहीं ना कहीं वो उसको रोजगार दिलाया जाए? देखिए सुरेश जी, पहले तो एक बात मैं हमेशा करता हूँ कि हमेशा सिर्फ विष्णु समाज की बात नहीं है। जहाँ से अपन आते हैं अपने साथ हर समाज के लोग रहते हैं। बिल्कुल।
जैसे जैसे मैं उदाहरण लूँ मेरे अपने गांव का, तो वहाँ ऐसी भी समाज के लोग हैं जो विष्णु समाज पे आश्रित है। आपको तो जिनको अपन बोलते हैं वंचित लोग हैं, शोषित है, भील समाज हो गए, ढोली समाज हो गए, मेघवाल समाज के भाई हो गए, और भी जो लोग रहते हैं जिनको जब विष्णु समाज में बसा था तो वो आसपास आके बसे थे, क्योंकि उनकी आजीविका लगभग विष्णु समाज के लोगों से चलती थी। विष्णु समाज की आजीविका एग्रीकल्चर से चलती थी। ठीक है, तो विष्णु समाज की ये भूमिका रही है देश में कि वो सबको साथ लेके चले जो भी आसपास रहते हैं। ठीक है, अपन को उसी रवैये पे चलना है, जैसा मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है, और भी लोगों का है, काफ़ी लोगों का। तो उस रवैये के साथ जब अपन चलते हैं ना, तो सिर्फ अपन अपनी बात नहीं करते। ठीक है, मुझे जब भी आप जैसे लोग मिलते हैं मीडिया के, मैं हमेशा छत्तीस कौम की बात करता हूँ कि भाई अपन को अगर इतना स्ट्रांग बनाया है प्रकृति ने, भगवान ने, गुरु महाराज ने इतना सक्षम बनाया है, इतना कुछ दिया है, तो अपना कर्तव्य बनता है कि जो थोड़े भाई कमजोर लोग हैं उनको साथ लेके चले। उनको ये ना फील हो, उनको ये महसूस ना हो कि ये हमारा हाथ छोड़ रहे। ठीक है, इससे अपन को ही मजबूती मिलेगी है? और मैं तो बोल रहा हूँ हर समाज को ऐसा सोचना चाहिए। आजकल कुछ लोग राजनीतिक मंचों से, सामाजिक मंचों से आपसी द्वेष फैलाते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है, और उनको अपन जैसे युवाओं को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। फिर लोग सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कमेंट करते हैं, वो ठीक बात नहीं है, वो एक आदर्श समाज की पहचान नहीं है। जैसा आपने सीखा है, अगर मैं विष्णु समाज का हूँ तो विष्णु समाज मेरे लिए ये है कि मैं कैसा आचरण करूँगा, मेरी जीवन शैली क्या होगी, मेरे संस्कार क्या होंगे, मेरे घर में रहूँगा तो मेरे रीति रिवाज क्या होंगे। समाज ये सिखाता है, ये थोड़ी सिखाता है कि आप किसी और समाज को ये बोलो कि वो ठीक नहीं है, वो अपने विरोधी है। कोई किसी का विरोधी नहीं है, सबको साथ मिलकर चलना है। तो रही बात आपने वो की मुकाम की, लालासर की, मुकाम और लालासर विष्णु समाज के दो बड़े प्रमुख केंद्र है, अच्छे केंद्र है, जहाँ लोग आते हैं, मिलते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ से मैसेज जाता है, वो अंतिम छोर तक पहुँचता है। तो मेरे हिसाब से राजनीतिक मंच भी ज़रूरी है, शिक्षा का मंच भी ज़रूरी है, रोजगार का मंच भी ज़रूरी है। और अगर मुकाम से कोई ऐसे मुद्दे संबोधित हो रहे हैं, जो भी वहाँ की संस्था है, ऐसे मुद्दे अगर हो रहे हैं संबोधित जो समाज हित में है, तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले वो राजनीतिक मंच बन जाइए। तो देखो, जहाँ राजनेता होगा वहाँ राजनीतिक मंच तो होगा ही ना, आप उसको नकार नहीं सकते। तो उसी के आगे आप देख लो, लालासर में अपने आचार्य जी सदानंद जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार हमने एक युवा संगम का आयोजन रखा गुरुजी के आशीर्वाद में। तो युवा संगम में जो लोग अलग अलग फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे थे, नॉट ओनली जॉब्स, जब जैसे आपने बोला ना कि सरकारी नौकरी में नहीं थे सारे, वो हमने हर उस युवा को बुलाया जो हर किसी फील्ड में अपने जीवन में अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है, उससे कोई और कुछ सीख सके। आप देखना प्रोग्राम वो लाइव भी आया था, उसमें वैज्ञानिक लड़के भी आए जो साइंटिस्ट है, IITian भी आए, NITian भी आए, जो एम्स में पढ़ रहे हैं वो भी आए, अच्छे डॉक्टर भी आए, अच्छे बिजनेसमैन भी आए, और जो विदेशों में रह के बिजनेस कर रहे हैं वो भी आए, अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट भी आए जो इन्वायरमेंट के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पत्रकार भी आए, आप जैसे, शायद आप आ नहीं पाएंगे वहाँ पे, अच्छे पत्रकार भी आए। और लगभग हमने ये प्रयास किया कि उस लालासर शास्त्री के मंच को एक ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व वहाँ तक आ सके, और वो एक ऐसी आवाज़ बन सके जहाँ से एक अच्छा संदेश जाए, और जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको एक ऐसी दे प्रेरणा कि वो एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े हर क्षेत्र में। और मुकाम के मंच से भी अच्छा काम होता है, जो भी समाज के अध्यक्ष जी है, देव जी वगैरह, और वो हमेशा जो भी समाज के मुद्दे हैं, भले ही आरक्षण हो गया हो जो भी रिसेंट है, उसके पहले जो भी राजनीतिक मुद्दे थे, हमेशा अगर किसी SI को आवश्यकता पड़ी तो वहाँ वो उपस्थित रहे। तो अगर कभी और कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो आप लोग पता ना बड़ी मजबूती से करेंगे, सब मिल के करेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैंने 2015 या 16 में मैं जयपुर आया था, 2014 का मैंने 2012 में 12th के बाद में बाहर ही पहले मेरी धोरीमना से एजुकेशन, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि उस टाइम से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हाल ही में, मैं जब 2015 से जयपुर में आया उसके बाद वो यहीं अभी तक बने हुए हैं। जैसे एक छात्र चुनाव लड़ने के लिए कॉलेज में कैसे बसा हुआ रहता है कि कहीं ना कहीं कभी नंबर लगेगा, वो किसी से MA, AA, MA कर लेता है, वैसे ही वो तैयारी पे अभी भी लगे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों को गाइड करके समाज के माध्यम से और कुछ बिजनेस जो व्यवसायी लोग हैं उनसे सलाह मशुरा करके
एक नए पायदान पे जोड़ा जाए, ये बात थी। बिल्कुल आवश्यक चीज़ है और होना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे अपने शमरातल फाउंडेशन है, तो समाज के बच्चों जो यहाँ जयपुर रहते हैं, अच्छे टैलेंटेड है, आर्थिक रूप से वंचित है, उनकी मदद करता है, शायद आपको पता होगा। और ऐसे जैसे एक आपने जिक्र किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोग क्या है कि लगे रहते हैं, जिद नहीं छोड़ते। जैसे तो यूपीएससी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यूपीएससी में 6 बार नहीं हुआ तो भी लगे हैं, एक अटेम्प्ट बचा है लास्ट कि एक और दे लेते हैं। फिर क्या होता है कि उम्र इतनी हो जाती है कि कुछ और भी नहीं कर पाते। तो इतनी आसक्ति ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए किसी चीज़ से। और जो आपका प्राकृतिक रूप है, जो आपका भाई मूल व्यक्तित्व है, उसके हिसाब से आपको जो जो काम सूट करे उसमें घुस जाओ। हाँ, अब जैसे एक अटेम्प्ट मैंने भी दिया था यूपीसी का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, आई इसका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें एक स्टेज मेरा क्लियर हो गया था प्रीलिम्स, मैं एग्ज़ाम भी लिख आया था मेंस का। पर जब इंटरव्यू में नंबर नहीं आया एक बार में, तो फिर मुझे लग गया कि यार इतना समय नहीं है अब जीवन में, जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें करनी है लाइफ में, आनंद भी लेना है, लोगों से भी मिलना है, घर परिवार को भी समय देना है, और चीज़ें सीखनी है, घूमना है। कितनी बड़ी पृथ्वी है, कितने देश है, अपन तो एक देश भी नहीं घूमते पूरा। तो अगर जब आंखें खुली रहेंगी ना तो बाजार चीज़ें आएगी। और फिर अगर एक रूम में अपने आप को बंद कर लेना, फिर उससे क्या है कि थोड़ा वो एक आत्मिक कुंठा पैदा हो जाती है अपने प्रति कि मैं कुछ नहीं हूँ। फिर वो आपका दिमागी स्तर फिर डिप्रेशन पे भी चला जाता है। तो ऐसे जितने भी मेरे युवा साथी हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि अपन को डरने की ज़रूरत नहीं है, जीवन अनंत है और अनंत संभावनाएं हैं। हो सकता है कि आपने अभी तक वो संभावना नहीं देखी हो, क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ एक ही संभावना में व्यस्त था। तो थोड़ा दिमाग को वक्त दो, उसको हटाओ, और चीज़ों की तरफ बढ़ो जहाँ कुछ अच्छा हो सकता है, एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकते हैं। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी प्रकृति होती है, अपना आनंद होता है और अपने फल होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो किसी चीज़ में अंतर मानता नहीं। ठीक है, मैं तो एक वो किसान जो रात को 1 बजे अपनी ट्यूबवेल स्टार्ट करता है, और वो आईएएस अफसर जो दिल्ली में बैठता है, उन दोनों का योगदान मैं बराबर मानता हूँ इस देश विकास में। तो मुझे लगता नहीं, जहाँ आपको लगे, जहाँ आपकी रुचि बैठे, जो भी आपको नया प्लान दिखे, बैकअप प्लान, उसमें घुसो और अपना जीवन को व्यर्थ मत करो किसी की जो बजिद में कि उसको दिखाना है कि मेरे को ये बनना है, उसको दिखा के रहूँगा। क्यों दिखाना किसी को यार, लोग आज है कल नहीं रहेंगे है ना। तो आनंद में रहना चाहिए, किसी को कुछ नहीं दिखाना है, अपने आनंद के लिए जीना है, अपने आप से प्रश्न करना है, अपने आप को उत्तर देना है। मेरा ये मानना है। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा भाई है जो इस चीज़ में है, तो आप थोड़ी जो अपने जैसे भाई गुरु महाराज ने भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी, शब्दवाणी पढ़े, उसमें ऐसे इस तरह के संदेश छुपे हुए हैं जिनसे आप सीख सकते हो, जिनसे आपको नई ऊर्जा आ सकती है। आप है ना भाई गीता को पढ़िए, आप राम को पढ़े। जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छी कविता है, मेरे को याद आ गई कि तुम कितना टिक पाओगे यदि राम सा संघर्ष हो। राम सा संघर्ष कोई कर सकता है क्या? यार आपको पता है कि कल आपका राज तिलक होने वाला है? कल आपका राज तिलक होने वाला है, आज रात को आपको वनवास मिल जाए, तो ये संघर्ष नहीं है? बिल्कुल ये संघर्ष है। वहाँ सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे हैंडल किया होगा, उस तरह का मानसिक स्तर भाई होने के लिए क्या लगेगा। आप मान लो वो वनवास में गए और आप अपनी पत्नी के लिए शिकार करने गए, वापस पता लगा पत्नी को कोई हर के ले गया, तो वो असली संघर्ष तो वो थे, है ना। तो वो उसमें तुम कितना टिक पाओगे, है ना। तो इन लोगों से ये सीखने को मिलता है, जो भगवान श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महात्मा बुद्ध हुए। तो वही बात है कि चाहे राम हो, कृष्ण हो या बुद्ध, हर किसी ने लड़े अपने अपने युद्ध। तो आपका युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा, तो अच्छे से लड़ो, बेहतरी से लड़ो, अपने हथियारों को मजबूत रखो और बढ़िया अभ्यास करो चीज़ों का जो आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है, जो आपकी शारीरिक क्षमता को मजबूत करता है। अच्छे लोगों को सुनो, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे काफ़ी स्पीकर है, उनको सुनो, उनसे प्रेरणा लो किस तरह से जीवन जिया जाता है।
अपन लास्ट 100 पे आ गए हैं। तो हमारे ये छोटा सा परिवार है विष्णु समाचार, इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। छोटा छोटा धीरे धीरे लंबी रेस का घोड़ा, मैं मानता हूँ कि विष्णु समाचार एक लंबी रेस का घोड़ा है, क्योंकि युग युग तक चलने का हमारा उद्देश्य है। तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने ये हिम्मत की लोगों की आवाज़ बनने की। ये आजकल इस देश में बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यही है कि जो भी आपके मैं दर्शक है वो आपसे जुड़े रहे, ये कामना करता हूँ। और आप भी हमेशा जो गांव ढाणी के मुद्दे हैं, गांव ढाणी की जो हत्या है, ठीक है, उनके जो आनंद है जो गांव ढाणी का, उसको लोगों तक दिखाते रहो, ताकि लोग भी आपको देख देख के आनंद लेते रहे, और ये आनंद का सफर ऐसे बढ़ता रहे और आपका लंबा सफर चलता रहे। और बिल्कुल निश्चित रूप से आप लंबे रेस के घोड़े हो, ये आपसे आज मिल के पता लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश। ये थे हमारे साथ अभिषेक जी बिश्नोई, जो फलोदी क्षेत्र से आते हैं। फलोदी एक जिला हाल ही में बना है, वहां से आते हैं और राजनीतिक में भी अपना भविष्य देखते हैं। समाज सेवा तो करना हमारा फर्ज है विश्नोई समाज का। तो ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करना।